Hello, students. Today we are going to start a chapter gravitation. ग्रेविटेशन चैप्टर अपन पढ़ेंगे और ग्रेविटेशन चैप्टर के जो भी जितने भी पॉइंट्स है उन सभी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं विद द केपलर्स लॉ और केपलर्स लॉ के बाद में जो जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से अपन करते जाएंगे। तो अभी केपलर्स लॉ के अंदर देयर आर द थ्री लॉज फॉर प्लेनेटरी मोशंस अकॉर्डिंग टू द केपलर्स। तो फर्स्ट लॉ है यहाँ पर लॉ ऑफ द ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। तो पहला जो लॉ है कि जो और प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ के अंदर मोशन करते हैं। ये फर्स्ट लॉ है। इसको अगर आप सेकंड में लगाओगे तो सेकंड लॉ नहीं होगा, ये फर्स्ट लॉ है। सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स। तो देखो नीचे फिगर जो गिवन है आपको, यहाँ फिगर के अंदर यहाँ पर दिया है कि इलिप्स का जो शेप होता है वो इस तरह से होता है। ये इलिप्स का शेप है इस तरह से। यहाँ पर ये ओरिजिन है तुम्हारा, इसका ओरिजिन राइट कर सकते हो। ओके, ये ओरिजिन है। और इसके अलावा यहाँ पर इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये इलिप्स का, उसका a,0, ये है -a,0। और जो फोकस के कोऑर्डिनेट होता है a,0 और यहाँ पर -a,0। तो यहाँ पर ई को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = √1 - b² यहाँ पर ये लेंथ b है, यहाँ पर ये जो लेंथ है ये b लेंथ है। यहाँ b लेंथ, ये वाला लेंथ यहाँ पर b है, यानी सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी माइनर एक्सिस है ये b। और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू आ गया तुम्हारे पास के अंदर, ई का हुआ है √1 - b²/a²। तो b² की वैल्यू यहाँ से फाइंड किया आपने, y 1 - c²a²। अब देखो यहाँ पर जो सन प्लेस है, सपोज F1 पर है और प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल पाथ के अंदर मोशन कर रहा है। तो इलिप्टिकल पाथ में जब मोशन कर रहा है सन, तो एक पोजीशन कई बार यहाँ पर होगी, ये सबसे नियरेस्ट पोजीशन होगी, और ये होती है सबसे फारथेस्ट पॉइंट। तो नियरेस्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस है सपोज इस प्लेनेट की वो F1 से R1 है, और फारेस्ट पॉइंट जो पोजीशन है प्लेनेट की वो है R2। तो R1 + R2 कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस जीरो से ये a है और फिर जीरो से -a है, बट डिस्टेंस हमेशा प्लस में होती है। तो R1 + R2 = 2a आ गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, R1 + R2/2 आ गया। अब R1 की वैल्यू अपन निकालना चाहते हैं, तो R1 क्या हो जाएगा यहाँ से a - a - तो ये पूरा तो हो गया a, और यहाँ से यहाँ तक अपन माइनस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ R2, तो R2 के लिए होगा यहाँ से तुम्हारे पास में, ये तो a ही तो है ही, और प्लस a हो जाएगा। तो R1 और R2 की हमें इसमें वैल्यू मिल गई है। ओके, R1 और R2 की हमें इसके अंदर वैल्यू मिल गई है। अब इसके बाद में अपन मल्टीप्लाई करते हैं R1 R2 को। R1 R2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमें मिल जाएगा इसके अंदर ओनली b² आएगा। ओनली b² आएगा मल्टीप्लाई करने पर। ये होता है सेमी लेटस रेक्टम, ये होता है सेमी लेटस रेक्टम। तो सेमी जो लेटस रेक्टम होता है वो लेंथ होती है फोकस से इस प्लेनेट के तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है सेमी लेटस रेक्टम। ये एग्जाम के अंदर आ चुका है, नीट के अंदर। तो ये होती है R = 2 R1 R2/R1 + R2 हो जाएगी। जो सेमी लेटस रेक्टम का होता है फॉर्मूला b²/a। तो इस प्रकार से R = 2 R1 R2/R1 + R2 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो होती है तुम्हारे पास के अंदर x² + a² + y² = 1। और पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये होती है इक्वेशन 1/r 1/ed + cos θ/d। तो यहाँ से भी आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो कि थीटा की वैल्यू एक बार 0 रहेगी तब आर की वैल्यू R1 होगी, जब थीटा की वैल्यू 180 रहेगी तब इसकी वैल्यू होगी ये, जब 90 रहेगी तब वैल्यू रहेगी 1/r। तो सभी वैल्यू अपन ऐड करते हैं, दो को ऐड करेंगे तो ये 1/r के इक्वल आ जाएगा। फिर ट्वाइस अपॉन, तो इसको दोनों ऐड किया इनको, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये आया था 2/ed। तो 1/ed की वैल्यू होती है 1/r, पुट कर दिया, ये आ गया हमारे पास। सिमिलर फैशन यहाँ पर लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन और R1 and R2
इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्राउन फ्रॉम द सन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकंड लॉ होता है लॉज ऑफ एरिया। एरिया का लॉ होता है सेकंड लॉ। लॉज ऑफ एरिया में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्लेनेट्स शिफ्ट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल इन इलिप्टिकल पाथ। जब भी कोई प्लेनेट होता है वो इलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रहा है तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल एरिया शिफ्ट करता है। इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। देखो ये एरिया है, ए टू बी गया है, फिर यहाँ 1 to 2 है और सी टू डी है। यदि टाइम इक्वल है तो एरिया भी सभी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं, ट्राइंगल F1AB और एक हो गया F1CD। तो ये हो गया F1AB और F1CD हो गया। ये दोनों एरिया आपस के अंदर क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इसका स्टेटमेंट है केपलर का सेकंड लॉ का। पर यूनिट टाइम भी है, टाइम इंटरवल सेम तो डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/r 1/, देखो ये सेक्टर लिया है और ये जो इसका जो एंगल है ये मान लिया मैंने डेल्टा एल्फा है। तो यहाँ से 1/2 r और ये हो गया r डेल्टा एल्फा। तो डिवाइड कर दिया बाय टाइम से तो ये आ जाएगा डेल एल्फा अपॉन डेल टी एंड डेल थीटा अपॉन डेल टी का मतलब होता है ओमेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारे पास जो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का जो वैल्यू आई वो आई r² ओमेगा/2। अब अपन देख रहे हैं कि यदि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट यदि किसी एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है आई ओमेगा और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो अभी देखो यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं m से तो अपने पास के अंदर वही वैल्यू आ जाएगी। तो m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो mr² ओमेगा और 2m ये हो गया। अब इसके बाद के अंदर mr² पुट कर दिया आई ओमेगा अपॉन 2m। तो फाइनली आपको जो एक्सप्रेशन मिला वो मिला डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, आई ओमेगा पुट करते हैं एल तो l/2m जे। तो ये जेई में आया क्वेश्चन है एक बार। इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। तो l/2m की वैल्यू क्या कांस्टेंट है, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एम वी आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी वी आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी वी प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाता है। यहाँ पर r की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड डिस्टेंस of the planet from the focus increases, velocity will decrease, velocity decrease। अब देखो यहाँ पर जो मोमेंटम लगाते हैं पर एक यहाँ पर दो पोजीशन होती है, एक होती है अपोजी और एक होती है पेरिजी। तो अपोजी और पेरिजी कौन कौन सी साइड होती है बता देते हैं। तो जो साइड जिसके पास में होता है यानी सन के जो पास में होता है तो प्लेनेट की जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं पेरिजी बोलते हैं और पेरिहीलियन बोलते हैं। और जो फारदेस्ट पॉइंट पर होता है तो बोलते हैं अपोजी और उसको बोलते हैं अपेलियन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट के बिटवीन यदि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो हमें ये मिलेगा v2r2 और v1r1। तो m v2r2 m v1r1। तो यहाँ से m तो कांस्टेंट है तो ये मिल गया। अब यहाँ पर v1 और v2 क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है। तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास के अंदर ये मिल ही गई है आपको। ओके, अब r1 और r2 की यदि r1 और r2 की अपने पास के अंदर वैल्यूज भी है तो एलिमिनेट करेंगे तो हमें v1 और v2 की वैल्यू मिल जाएगी जी अपॉन ए 1 + e अपॉन 1 - e जी अपॉन ए 1 - e अपॉन 1 + e। तो ये मैक्सिमम वैल्यू अपर वाली मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये कोई क्वेश्चन था ये, तो उसको आप इजीली कि r1 और v1 की गिवन है आपको और सेम मेजर एक्सिस गिवन है तो आपको v2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो कि 35। थर्ड लॉ होता है कि लॉज ऑफ द पीरियड्स होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, the square of the time period of the revolution of the planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse। तो यहाँ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू दी ए क्यूब होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू दी ए क्यूब होता है, या इसको अपन टी प्रोपोर्शनल टू दी a⁻³ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्लेनेट के लिए यानी एक प्लेनेट के लिए यदि वहां पर प्लेनेट सेम है तो एक पॉइंट मतलब कि जब सेमी मेजर एक्सिस एक इलिप्टिकल पाथ है तो उसके लिए उसका टाइम पीरियड सपोज T1 है A1 के लिए और A2 के लिए क्या है T2 है। दोनों का रेशियो लेंगे तो अपना इस प्रकार से हमें रेशियो मिल गया इसका। तो देखो कहाँ पर ये यूजफुल है देखते हैं।
If the distance between the earth and the sun were half its present value, the number of the days in the year would have been. तो दो पहले क्या था, पहले T1 था, तो T1 था तो 365 डेज था जब A1 थी, फिर A2 क्या होगी, A/2 होगी। तो उस केस के अंदर क्या हो गया, तो उस केस के अंदर T2, तो T2 1T1 कर लीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो वैल्यू आएगी 129 डेज आती है। बस। एक क्वेश्चन और, द रेशियो ऑफ द अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट मोमेंटम टू इट्स मास गिवन आपको, यानी L/m की वैल्यू गिवन है। द एरिया इनक्लोज बाय अर्थ ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली, तो एरिया इनक्लोज कितना हुआ, डेल्टा बाय डेल्टा टी, और टाइम होता है कि 1 ईयर का टाइमिंग है, ये टाइमिंग मल्टीप्लाई कर दिया तो 6.94 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मीटर स्क्वायर आएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द मास एम मूविंग अराउंड सन इज इन सर्कुलर ऑर्बिट इज एल अबाउट द सेंटर ऑफ द सन, इट्स एरियल वेलोसिटी इज एल बाई क्या होगी, तो L/2 हम ये ड्राइव कर चुके हैं अपन ऊपर। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, तो जो ग्रेविटेशन का जो लॉ होता है वो ओनली ये यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट के बिटवीन ये वर्क करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स है, ये हमेशा ही दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन अट्रैक्शन ही लगाता है, रिपल्जिव नहीं लगाता है। और दोनों ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स का जो अमाउंट होता है वो सेम होता है, यानी दोनों, एक पर फोर्स F1 दूसरे पर फोर्स F2, तो उनका जो रेशियो आएगा हमेशा 1:1 आएगा। और ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो फोर्स चाहे कितने भी अमाउंट के चार्जेस क्यों नहीं हो, उनका जो रेशियो है फोर्स का वो हमेशा 1:1 आता है। अब यहाँ पर ए प्रोपोर्शनल टू M1 M2, और ये होता है ए प्रोपोर्शनल टू 1/r², आर द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। तो फोर्स आ जाएगा तुम्हारे पास के अंदर ए प्रोपोर्शनल टू M1 M2/r²। प्रोपोर्शनल साइन को जब रिमूव करेंगे तो यहाँ से आएगा जी, तो जी M1 M2 डिवाइड बाई r²। जी की होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ये हो जाएगा। तो अब इसकी डायमेंशन निकालना, डायमेंशन भी इसकी इंपॉर्टेंट हुआ करती है। वेक्टर फॉर्म में राइट करना है तो G M1 M2 डिवाइड बाई r², और आर केप लगाते हैं, आर केप की जगह पर हम आर अपॉन दी आर भी पुट करते हैं, नीचे r³ आ जाएगा। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बिटवीन एक्सटेंडेड बॉडीज, तो एक्सटेंडेड बॉडीज के अंदर लिए यहाँ पर करते हैं, तो हमेशा एक एलिमेंट मान लेते हैं, क्योंकि ये तो पॉइंट मास है ये, अब ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, तो DM मान लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हो जाता है। इसमें सबसे पहले अपन रोड का करते हैं, तो रोड के लिए अपन देखा कि इसकी जो वैल्यू है F DM यानी एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पर, ये मास M है और डिस्टेंस x पर एलिमेंट ले लिया, तो इस मास पे कितना फोर्स लगा, तो यहाँ पर जो एक DM की वैल्यू, तो इसका मास DM है ही, तो यहाँ यूनिटरी मेथड लगाया तो M/L DM/dx, DM की वैल्यू 5 पुट कर दिया इस तरफ। ओके, और सोल्व कर लिया तो 1/a माइनस 1/l प्लस a। अब सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी कि एक मास के यानी कि नंबर ऑफ द मासेस प्रेजेंट है, तो किसी एक पर्टिकुलर मास पर जो फोर्स है उस वो आता है कि जितना भी फोर्स लगाते हैं इंडिविजुअल मासेस उस मास के ऊपर, उनका वेक्टर समेशन होता है, तो ये वेक्टर सम होता है सभी का। तो अब है कि किस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, तो नेट फोर्स 0 के लिए अपन क्या करते हैं, वो हमेशा ही इंटरनल पॉइंट होगा, एक्सटर्नल पॉइंट नहीं होगा। तो हमेशा ही इंटरनल पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर फोर्स 0 रहेगा, तो इसमें हमेशा आप F1 F2 लगा दीजिए। जैसे कि M1 ये M2 मास है, तो डिस्टेंस सपोज x के ऊपर है। ओके, और ये हमेशा ही जो 0 होता है, ये हमेशा 0 होता है, हमेशा स्मॉलर मास के नियर होगा। तो इस प्रकार से दोनों का मास पुट कर दीजिए, और तो मास तो है, डिस्टेंस निकाल लीजिए। पहले डिस्टेंस r थी, एक से डिस्टेंस r x, दूसरे से डिस्टेंस r-x है, तो इस प्रकार से दोनों को फोर्स को इक्वलाइज कर दीजिए। फोर्स को इक्वलाइज करने में G M1 जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x², ये सब कुछ किया, तो इस प्रकार से, या फिर कैपिटल M को M2 भी राइट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से x की वैल्यू ये आ जाती है। डायरेक्टली भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम M2 से कितनी हो जाएगी, तो r-x हो जाएगी, तो उसमें ऊपर M2 आ जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन लेके बताया गया है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि देखिए, मानते हैं कि एक ट्राइंगल के वर्टिसेस के ऊपर 3 मासेस प्लेस है, तो किसी पर्टिकुलर मास के ऊपर फोर्स कितना होगा, तो जब इक्वल मासेज है तो हमें से फोर्स क्या होता है 2 cos θ/2 होता है, और एफ क्या होता है इंडिविजुअल
जो अदर टू मासेज जो फोर्स लगा रहे हैं वो होता है। तो ये एफ लगाया, ये भी एफ लगाया, डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो 12 cos थीटा बाई 2 हो गया। वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो बेसिक मेथड लगा के भी आप कर सकते हो, ये वाला मेथड। लेकिन यहाँ दोनों फोर्सेज इक्वल है, तो इस प्रकार से तो एफ नेट की वैल्यू ये हो जाएगी। तो एफ नेट आएगा √3 GM² अपॉन दी A²। ओके, इससे सिमिलर टाइप की क्वेश्चन और भी है यहाँ पर। इस प्रकार से यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड के ऊपर है तो किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो ये भी आप गिवन है। तो यहाँ पर दो मासेस के कारण यहाँ F1 और ये F1 और ये मास कितना लगा F2 लगा दिया। तो नेट किस तरफ आएगा, अलोंग डायगोनल आएगा। तो इसका और इसका तो √2 F1 + F2 कर दो, सोल्व कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, तो उसको देखते हैं F/m। और अर्थ के लिए होता है, अर्थ की सरफेस होता है GM/r² होता है। अर्थ की सरफेस होता है GM/r²। एक सेकंड ठहरिए आप। चलिए आगे करते हैं। तो अब इसके बाद के अंदर रो की जो वैल्यू है वो आएगी M/4π/3 r³, क्योंकि ये अर्थ को स्फीयर मान सकते हैं, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पुट कर दिया अपन ने इस प्रकार से।